जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक। आज हमारा टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसके यौगिक। ये जो होगा हमारा 9वां चैप्टर होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कार्बन के बारे में जान लें। कार्बन बात करते हैं, आवर्त सारणी आपने पढ़ा बिल्कुल ही। उसमें हमने पढ़ा कुल तत्व कितने हैं, 118। इन 118 तत्वों में कार्बन एक तत्व है जो किस स्थान पर आता है, 6वें स्थान पर आता है। तो इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 6। आपको अच्छे से पता है, जो जिस नंबर में आता है उसका परमाणु क्रमांक उतना ही होता है, क्योंकि आप आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं। चलिए, अगर हम बात करें कार्बन के बारे में, कार्बन और इसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन में होता है। चलिए, आप देखते होंगे 118 तत्व हैं। 118 तत्व में एक तत्व है, क्या है, कार्बन है। ठीक है, जो कि 6 नंबर पे आता है। और 6 नंबर पर जो कार्बन आता है, इस कार्बन को पढ़ने के लिए एक अलग ही अलग ही सिलेबस बना दिया गया है, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। बाकी जो 117 बचते हैं, 117 जो बचे हुए हैं, उनको अकार्बनिक के तहत अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में केवल हम पढ़ेंगे कार्बन और इसके जो यौगिक हैं, कार्बन से जो जितने यौगिक बने हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। क्यों बात करते हैं, कार्बन प्रकृति में लगभग 30 लाख ऐसे यौगिक बनाता है जो सिर्फ कार्बन से बनते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं, कितने, तो 30 लाख यौगिक को बनाता है। ठीक है, इस वजह से इसका एक प्रॉपर सिलेबस दे दिया गया है कार्बन के बारे में। ठीक है, तो कार्बन एक अलग सिलेबस दे दिया गया है। तो कार्बन के बारे में पढ़ना है हमें। बस इस स्लाइड से हमें बस इतना याद रखना है कि कार्बन किस नंबर पे आता है, 6 स्थान पर, यानी 6वें स्थान पर आता है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब बड़ा तो टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत छोटा टॉपिक है। आपके एग्जाम में बस थोड़े से प्रश्न बनते हैं, उनको बारे में पढ़ना है। चलिए, इसी क्रम में हम बात करते हैं। हमने बात किया कि 30 लाख यौगिक कार्बन बनाता है, जिसमें से पहला मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया है। यूरिया का फार्मूला जो होता है NH2CO होता है। ठीक है, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको रखेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसी के बारे में हम बात करेंगे। बाकी और बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछता, तो आप इसीलिए घबराए नहीं। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, और रेलवे का जितना भी एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन खासकर इन्हीं 2 एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है। पहला मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया NH2CO। इसकी खोज कब होती है, 1828 में किसने की, तो फ्रेडरिच होलर ने। इसको आप याद रखेंगे। पहला मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक यूरिया। यूरिया का फार्मूला पूछता है NH2CO। यूरिया की खोज कब हुई, 1828 ईस्वी में। किसने खोज की, फ्रेडरिच होलर ने। अच्छा, पहली बार कार्बनिक यौगिक के बारे में किसी ने बताया, इस वजह से कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक जो कहा जाता है, फ्रेडरिच होलर को कहा जाता है। पूछ लिया जाए कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो फ्रेडरिच होलर है। पहला तो मैक्सिमम लोगों को याद रहता है, तो लेकिन दूसरा याद करना भी चाहिए, दूसरा एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा कार्बनिक यौगिक कौन है, एसिटिक एसिड है। कौन सा है, तो एसिटिक एसिड, जिसकी खोज कोलबे ने 1845 ईस्वी में की थी। पहला तो सभी को याद रहेगा, दूसरा आपको याद कर रखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पूछे जाते हैं, बहुत बार पेपरों में देखा गया है, तो पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इन पर फोकस करेंगे। दूसरा कार्बनिक यौगिक कौन सा है, एसिटिक एसिड, खोज कोलबे ने 1845 में की। इसी एसिटिक एसिड का जो दूसरा नाम है, एथेनोइक एसिड। इसका जो दूसरा नाम है एसिटिक एसिड का, एथेनोइक एसिड, इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, CH3COOH होता है। इसको याद रखेंगे। इसको CH3COOH इसका नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ने का जो शुद्ध तरीका है CH3COOH पढ़ा ऐसे जाता, तो इसको आप याद रखेंगे, क्या है, एथेनोइक एसिड। खोज किसने की, कोलबे ने 1845 ईस्वी में। इस स्लाइड से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी स्लाइड है, इसमें से हर एक शब्द पर आपको याद रखना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। चलिए, इससे पहले आप हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझ में कम आएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा, हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने बताया था वोहर, तो उन्होंने बताया कि जो बाहरी उपकोष होते हैं, किसको 2, 8 ऐसे बांटा जाता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इनको बांटने के लिए क्या किया जाएगा, 2 और 4। इसके यानी इसको संतुलित होने के लिए लास्ट में कितना आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए 8 आना चाहिए संतुलित होने के लिए। तो इसके पास क्या है, 4 की कमी है। ठीक है,
तो 4 की कमी है तो इसको क्या होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। ये अपने जो 117 बचे हैं, देखिए 117 बचे हैं, कुल तत्व 118 कार्बन तो हो गए, बचे 117, 117 से 4 मांगने जाता है, भैया हमें 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए जिससे हम क्या हो जाएं, संतुलित हो जाएं। 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 8। परंतु इसको देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, ठीक है, इसको देने के लिए तैयार नहीं होता यानी संतुलित नहीं होता। लेकिन एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कहता है ठीक है हम आपके साथ साझेदारी कैसे रखते हैं। देखिए ये बात यही कही गई, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है, तथा इनको संतुलित होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 2 तरीका है संतुलित होने के लिए, अगर या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 लास्ट में बचे तब भी संतुलित हो जाएगा, या इसके पास 4 आ जाए यानी यहाँ 8 हो जाए तब भी संतुलित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं, तो इलेक्ट्रॉन देता नहीं, ना कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ना कोई इसे देता है इलेक्ट्रॉन। तो ये दिमाग लगाता है क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लें, यानी 4 मेरे हैं 4 किसी और के, दोनों ले लें आपस में बांट लें। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास 4 किताबें हैं और एक बी है, बी नाम का व्यक्ति है, उसके पास भी 4 किताबें हैं। अब जरूरी इन्हें भी पढ़ना है इसे भी पढ़ना है, हम बी से मांगते भैया बी हमें एक बुक दे दीजिए, अब मेरे पास 8 हो जाए हम पढ़ लें, बी कहता मुझे भी तो पढ़ना है मुझे भी दे दीजिए। तो इस तरह नहीं काम बनता, तो दोनों क्या करते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। एक काम कीजिए, 4 हम पढ़ लेते हैं पहले, तब तक 4 आप ये पढ़ लीजिए, फिर जब उसके बाद जब हम ये दोनों पढ़ लेंगे तो तब आप ये 4 ले लीजिएगा, ये वाली 4 मुझे दे दीजिएगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करना। इसी तरह कार्बन भी 4 चाहिए, या कोई इसे साथ साझे नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन क्या कहता है, ठीक है हम साझेदारी करने के लिए तैयार हैं, तो 4 इनको देता है और 4 इनसे ले लेता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है। इस तरह यह सहसंयोजी बंध के साथ कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। अब पूछा जाए हाइड्रोजन और कार्बन में कौन सा बंध होता है, तो सहसंयोजी बंध होता है। आप जो Na पॉजिटिव देखे होंगे इलेक्ट्रॉन साझी करते हैं, Cl नेगेटिव इस तरह से देखे होंगे, इसको कहा जाता है आयनिक बंध। इसको क्या कहा जाता है, आयनिक बंध। इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है आयनिक बंध के साथ नहीं जुड़ता किसके साथ है, तो सहसंयोजी बंध। हमेशा याद रखें कार्बन हाइड्रोजन के साथ किस बंध के साथ जुड़ता है, तो सहसंयोजी बंध के साथ जुड़ता है। अब इसके बारे में हम हालांकि डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, कैसे जुड़ता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां आप पढ़ेंगे, वहां पे आप अच्छे से सीख सकते हैं। कार्बनिक आयनिक बंध नहीं बनाता, ये तो हमने बता दिया। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, बाहरी उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हालांकि हमने बताया कि 4 से ज्यादा होने पर 8 से घटाकर लिखते हैं, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में हमने पढ़ा रखा है। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हमने बताया आपको कि कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन ही साझेदारी करने के लिए तैयार होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें संयुक्त रूप से आएंगे उन्हें कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कैसे मिलते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा। तो कुछ ऐसे कहा जा सकता है, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सहसंयोजी बंध द्वारा मिलते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं, तब समझ में आएगा, वहां पर नहीं समझ आएगा। देखिए कार्बन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6, तो इसको 2 और 4 में, यानी 4 इसके पास होते हैं, 4 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। हाइड्रोजन के 1 होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 1 होंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। इसको अलग थोड़ा दिखा दें, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हाइड्रोजन का ये क्या हो गया, H, ठीक है, हाइड्रोजन का हो गया। और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रख लिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, गुणे के निशान लगा कर दिखाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन रख लिया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिया। देखिए इसके लिए क्या है, A1 है, ठीक है, और इसके लिए भी देखिए H भी, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, क्योंकि 2 हो या तो 8 हो, 2 हाइड्रोजन पास आ गया। यहाँ पर भी यह संतुलित हो जाएगा, यहाँ पर भी संतुलित हो जाएगा। और कार्बन को भी संतुलित किया जा सकता, कैसे, देखिए यह 4 था, 4 हाइड्रोजन से मिलकर मिल गए। तो यही चीज यहाँ पर आपको दिखाया गया, CH4 सहसंयोजी बंध के साथ जुड़े हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगली स्लाइड पर आ जा रहे। अगली स्लाइड हमारी है, देखिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार। चलिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं, तो
हाइड्रोकार्बन के प्रकार दो होते हैं। कोई अगर तीन बताए तो तीन नहीं होते, याद याद रखिएगा, दो होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, ठीक है, एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। एल्केन को सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध के द्वारा जोड़ते हैं। इसका फार्मूला जो होता है CnH2n+2। ये फार्मूला आप याद रखें, यही से प्रश्न बनेगा। अगला है एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। इसका फार्मूला जो होता है CnH2n। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का केवल एक ही प्रकार होता है एल्केन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं। पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्काइन त्रिकबंध के साथ यानी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ से फार्मूला पूछा जाता है। देखिए, यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे C6H12। बताइए इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो हमने एल्केन के लिए फार्मूला पढ़ा CnH2n+2 एल्केन के लिए, और एल्कीन के लिए क्या पढ़ा हमने? CnH2n, और एल्काइन के लिए हमने क्या पढ़ा? CnH2n-2। अब हमें देखना है n, यानी यहाँ पर जो होगा वो n का मान होगा। यहाँ 6 है तो किसमें? इसमें रखेंगे 6 दूनी 12 2 14, यहाँ पर 12 है। इसमें देखेंगे 6 दूनी 12, यानी कौन हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। ऐसे ही आपके पेपर में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, दे दिया जाए C8H14। अब इसमें पूछा जाए, बताइए कौन सा यौगिक है? तो अब बताएंगे 8, n का मान किसमें? देखिए इसमें 8 दूनी 16 में से 2 गए 14, तो यानी एक किस परिवार का है? तो एल्काइन परिवार का है। कौन संतृप्त है असंतृप्त? ये दोनों क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। ये क्या होता है? संतृप्त होता है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अब इनके बाद बात करते हैं थोड़ा सा एक और महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? तो सबसे ज्यादा मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है, और फिर उसके बाद डबल, उसके बाद सिंगल। सिंगल पाई है, कोई आसानी से सिंगल लकड़ी को तोड़ सकता है। 2 लकड़ी हो जाएगी, 2 तो मजबूत थोड़ा हो जाएगा, और 3 हो जाएगी तो और ज्यादा। अब बंधन लंबाई, यानी इनकी लंबाई किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो सिंगल बांड की ज्यादा होती है, फिर डबल बांड की उससे कम, ट्रिपल बांड की उससे भी कम हो जाती है लंबाई। तो ये इसी टॉपिक से हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी है वो जरूर बताएं, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, आप सर्च कर सकते हैं, ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर। आप यहाँ से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, या यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, इंस्टा का भी लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का चैनल का भी लिंक मिलेगा। आप तीनों ज्वाइन कर लें, आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। मिलेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।